हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है जागृत स्टडी पॉइंट। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो दोस्तों, परीक्षा की पक्की तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं। रीजनिंग का हमारा अभी चल रहा है, ये 2800 वीडियो है ये। और वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख जो कि 6 चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट है ये। और यदि इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो जरूर से देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आरेख दिए गए आरेख में अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, ये वृत्त है जो महिलाओं के लिए है, शिक्षित के लिए ये आयत बना हुआ है और बेरोजगार के लिए हमारा त्रिभुज है। तो जो शिक्षित है उसके अलावा जो बचे वो अशिक्षित है, यानी कि 6 और 3 जो है वो अशिक्षित है। और अशिक्षित व्यक्तियों की, महिलाओं और पुरुषों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो अशिक्षित व्यक्ति जो है वो शिक्षित के अलावा जो बचे वो अशिक्षित, यानी कि 6 और 3 9। तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सी ऑप्शन जो हमारा सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आरेख दिए गए आरेख में पुरुषों की संख्या क्या है। तो पुरुषों की संख्या जो है वो यहाँ पर महिलाओं की संख्याओं के अलावा जो है वो पुरुषों की संख्या है, यानी कि 4 3 और 5। तो 4 और 3 7 और 5 12, क्योंकि जो महिलाएं नहीं हैं वो पुरुष हैं और पुरुष हैं तो ये संख्याएं जो हैं वो पुरुषों की है। 12 हमारा बी ऑप्शन में है, तो ये बी ऑप्शन जो हमारा वो सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए आरेख में शिक्षित महिलाओं की संख्या, यानी कि कुल शिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है। तो महिलाओं का ग्रुप ये है जिसमें शिक्षित ये है। तो यहाँ पर 8 और 7 जो है वो शिक्षित महिलाओं का अंक है। तो 8 और 7 15, यानी कि 15 यहाँ हमारा ए ऑप्शन होगा। 8 या 7 ऐसा नहीं है, क्योंकि महिलाओं के बारे में बात हो रही है और पूरी महिलाओं का ग्रुप ये है जिसमें से शिक्षित का यहाँ पर ये है। ठीक है, तो ये जो है ये 8 और 7 15, हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है, कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला। तो जो बेरोजगार नहीं है वो रोजगार वाले हैं। और यहाँ पर जो है 4 6 7 और ये 5, ये जो है ये बेरोजगार वाले नहीं हैं। ठीक है, तो यानी कि इनको जो है रोजगार मिला। तो 6 और 4 10, 10 और ये 7 5 12, 12 और 10 22। ठीक है, तो 22 हमारा ये डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे चलते हैं। मैं इसको लिख भी देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। निम्न वेन आरेख में उन अक्षरों की पहचान कीजिए जो खिलाड़ी हों, जो डॉक्टर भी हों परंतु कलाकार नहीं हों। तो हम देख लेते हैं इसको। कलाकार नहीं होना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो जो कलाकार नहीं होना है तो ये कलाकार वाला है। तो इसके अलावा होना क्या है, डॉक्टर और खिलाड़ी। तो इसके अलावा में डॉक्टर और खिलाड़ी, डॉक्टर और खिलाड़ी जो है ये हमारा डॉक्टर और खिलाड़ी में से ये बी जो है वो डॉक्टर भी है और खिलाड़ी भी है, क्योंकि इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ए वो खिलाड़ी का है लेकिन डॉक्टर का नहीं है, जी भी डॉक्टर है लेकिन खिलाड़ी नहीं है। और ई की बात करें तो ई जो है वो खिलाड़ी भी है, खिलाड़ी हाँ खिलाड़ी भी है, डॉक्टर भी है लेकिन कलाकार भी है। और हमें कलाकार के बिना को देखना है तो वो ये हमारा बी होगा। तो बी जो है हमारे सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। अगला है, निम्न आरेख भौतिक, ये भौतिक का है, रसायन ये रसायन के लिए और गणित ये गणित के लिए पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें और वह क्षेत्र पहचाने जो उन छात्रों को दर्शाता है जो भौतिक और रसायन दोनों में पढ़ते हैं किंतु गणित में नहीं पढ़ते हैं। तो हमें ये देखना है कि भौतिक और रसायन में पढ़ने वाले लेकिन हमारा गणित में नहीं होने वाला हो, जो गणित में ना हो। तो गणित ये हमारा ये दिख रहा है हमें। तो बच्चा कौन सा, ये हमारा टी बच्चा जो कि भौतिक और रसायन में है लेकिन गणित में नहीं है। हम देख लेते हैं, ये भौतिक है और ये रसायन है, गणित है। तो हमें गणित के बिना वाला देखना है जो भौतिक और रसायन दोनों में हो। तो भौतिक और रसायन दोनों में ये हमारा आ रहा है, लेकिन ये जो है ये हमारा हट जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ टी जो है वो रह जाएगा। तो देख लेते ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी है, जो कि ये जो है हम देख रहे हैं
बी अकेला ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि टी आ रहा है, तो ये हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यापार मंडल में आधे व्यक्ति यात्रा पर गए, मतलब अब बचे आधा, शेष के आधे मेले में गए। तो पहले हमारा पूरे थे, पूरे में से आधे जो है अगर हम इसको हटा देते हैं तो बचेंगे ये। और अब मैं इसको देख लेता हूँ। देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि आधे व्यक्ति जो है यात्रा पे चले गए, तो यहाँ जो है ये गए और ये बच्चे। शेष आधे में से, शेष आधे मेले में चले गए। अब जो शेष है उसमें से आधे मेले में चले गए। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो है गए और ये जो है वो गए और ये तो है बच्चे, ये गए। तो ये हम देख रहे हैं कि चित्र में हमने ये गए और ये बचे, तो यहाँ पे आधे बचे और आधे में से फिर मेले, ये आधे बचे थे, इसमें से वापस से आधे जो है वो मेले में चले गए और बचे कितने, फिर ये बचे। तो वर्तमान मंडल के व्यक्तियों की संख्या को कौन से आरेख से दर्शाया जा सकता है, तो ये जो आरेख है वो हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कवि गोले को दिखा रहा है और चौकोर जो है वो यानी कि आयत जो है वो लेखक है और अध्यापक हमारा त्रिभुज है। तो मैं लिख देता हूँ, तो ये मैंने बना दिया कि ये वृत्त जो है हमारा कवि का है, लेखक आयत का जो वो है लेखक है और त्रिभुज में हमारे अध्यापक है। प्रश्न है, उन अध्यापकों की संख्या जो लेखक तो हैं लेकिन कवि नहीं है। तो अध्यापक हमारा त्रिभुज है, इसमें से लेखक होना है यानी कि आयत होना है लेकिन कवि नहीं होना है। तो ऐसे कौन से हैं देख लेते हैं। कवि यानी कि व्रत नहीं होना है और अब इसके बाद में बचा हमारा 7। तो व्रत के अलावा जो अध्यापक बचे हैं वो 7 बचे हैं, लेकिन ये जो है वो लेखक नहीं है, तो यानी कि हमारा एक भी नहीं। ये ऑप्शन जो है वो सही होगा क्योंकि ऐसे कोई भी अध्यापक नहीं है जो लेखक हों लेकिन कवि नहीं हो, क्योंकि हम इसको देख रहे हैं यहाँ 2, ये 2 जो है वो कवि है लेकिन अध्यापक नहीं है, और 5 है तो ये अध्यापक है क्योंकि त्रिभुज में है, आयत में है तो लेखक है, और व्रत में है तो कवि भी है और कवि नहीं है। अब इसको देख लेते हैं, तो ये भी व्रत में है, 8 जो है ये अध्यापक है, सही है, लेकिन व्रत में भी है और लेखक तो है ही नहीं है। ठीक है, 4 की बात की जाए तो 4 लेखक का है लेकिन अध्यापक का नहीं है, तो ऐसा एक भी नहीं है, तो हमें ये ऑप्शन जो है वो सही करना होगा। अगला प्रश्न है, वे कवि जो अध्यापक हैं, यहाँ फिर से लिखना पड़ेगा, मैं पॉज करके लिख देता हूँ। तो मैंने लिख दिया, वे कवि यानी कि व्रत है जो अध्यापक तो हैं यानी कि आयत में हैं लेकिन लेखक भी हैं, यानी कि ऐसा कॉमन है जो कवि लेखक और अध्यापक तीनों हैं, तो ये हमारा 5 ऐसा है जो कि तीनों ही है, तो बी ऑप्शन जो हमारा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वे लेखक जो न तो अध्यापक हो न ही कवि हो, तो वे लेखक जो है जो न तो अध्यापक हो न ही कवि हो, तो लेखक हमारा ये है जो, अब इसमें कौन सा जो कि कवि भी नहीं है यानी कि व्रत के अलावा, तो यहाँ 3 और ये हमारा 6 है जो व्रत में नहीं है, और अध्यापक त्रिभुज भी नहीं होना है, तो हमारा ये नहीं आएगा और व्रत भी नहीं आएगा, तो ये लेखक का 3 और 9 यानी कि 3 और 6 यानी कि 9 जो है वो सही होगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वे अध्यापक
जो न तो लेखक हो न ही कवि हो, तो वे अध्यापक जो न तो कवि हो यानी कि व्रत भी नहीं है और आयत भी नहीं है, तो ऐसा जो है वो हमारा 7 आएगा, क्योंकि ये 7 जो है ना तो व्रत में है और ना ही आयत में है, तो हमारा 7 डी में है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दिए गए आरेख में, इस आरेख में ये हिंदी का है, ये गणित का और ये अंग्रेजी का, कम से कम एक विषय वाले जो हैं वो विद्यार्थी कौन से हैं? तो इसमें जो है एक विषय पढ़ने वाले हैं, ये एक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी को दिखाना है। तो इसका जो है मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, आपने अगर नहीं देखा तो देखिएगा कि कम से कम एक, तो कम से कम जब भी आता है आरेख के प्रश्नों में, जब भी कम से कम आता है तो अधिकतम हो सकता है, अधिकतम सभी हो सकता है, कम से कम एक के बारे में है तो अधिकतम 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, उनको भी जोड़ना होगा। और अगर कम से कम 2 विषय के बारे में बात होती है तो कम से कम 2 विषय का मतलब 2 से अधिक वालों को जोड़ा जाएगा, 2 को भी जोड़ा जाएगा, लेकिन 2 से कम वालों को यानी कि 1 को नहीं जोड़ा जाएगा। और कम से कम 3 विषय के बारे में बात हो तो 3 और 3 से अधिक वालों को जोड़ा जाएगा, 3 से कम वालों को नहीं जोड़ा जाएगा। तो यहाँ कम से कम एक विषय की बात है, तो यहाँ पर एक विषय कम से कम यानी कि इससे अधिक वालों को और 1 को भी जोड़ा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सभी को जोड़ा जाएगा, और यहाँ पर अगर हमें सभी को जोड़ें तो 1 और 4 5 और 3 8 और 6 14 और 5 19, तो हमारा 19 जो है वो सही होगा। मैं लिख भी देता हूँ एक बार, 1 + 4 + 3 + 6 + 5 = 19, तो जो है बी हमारा ऑप्शन वो सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। केवल संस्कृत पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो केवल संस्कृत यानी अन्य को नहीं जोड़ना है। तो संस्कृत पढ़ने वालों की कुल संख्या की बात की जाती तो सभी को जोड़ना था, सिर्फ इन्हीं को, और केवल संस्कृत यानी कि केवल संस्कृत में 7 आएगा और ये सब नहीं आएंगे, तो 7 वाला हमारा ए ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुल संस्कृत पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो कुल संस्कृत पढ़ने वालों की मैंने आपको पहले भी बताया कि सभी संस्कृत वालों को जोड़ना होगा, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 7 + 4 + 12 + 6, तो हमारे यहाँ पे 7 और 4 11, 11 और 12 हमारा हो जाएगा 23, और 6 हमारा 29 हो जाएगा, तो 29 जो है हमारा आंसर होगा। तो 29 जो हमारा बी के अंदर है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान व उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो सामान्य विज्ञान और उर्दू पढ़ने वालों की संख्या, तो उनको देखना है जो दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, उनको देखना है जो दोनों पढ़ते हैं, तो दोनों पढ़ने सामान्य विज्ञान और उर्दू, तो हमारा ये आ रहा है जो कि इस गोले में भी है और इस गोले में भी है, और ये भी है जो इस गोले में भी है और इस गोले में भी है, तो हमें 6 और 8 दोनों को जोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ दोनों विषयों को पढ़, 2 विषय हैं, 2 विषय या दोनों विषय को पढ़ने वाले विद्यार्थियों को देखना है, एक वालों को हमें नहीं गिनना है, यहाँ 2 विषयों वालों को गिनना है, तो 6 और 8 14 हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कम से कम 2 विषय, तो मतलब साफ है, जैसा कि मैंने बताया कि 2 से कम वालों को नहीं जोड़ना है, 2 से अधिक वालों को और 2 को जोड़ना है, तो हमें 4 6 12 और 8 इनको जोड़ना होगा, क्योंकि ये जो है 7 3 और 10 ये केवल एक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, तो 6 और 4 10, और ये यहाँ पे 12 और 8 20, 20 और 8 20 और 10 30, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं इनको लिख भी लेता हूँ, 4 + 8 + 12 + 6 = 30। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कम से कम 3 विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो कम से कम 3 विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमारे यहाँ पे 6 होगी, क्योंकि कम से कम 3 विषय, 3 ही विषय हैं और 3 से ज़्यादा कोई नहीं है, 3 ही विषय और 3 से कम वालों को जोड़ना नहीं है, क्योंकि कम से कम 3 विषय को गिनना है, तो हमारा 6 जो है वो सही होगा, तो डी ऑप्शन जो है हमारा वो सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है केवल संस्कृत और उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या,
तो केवल बात आ गई है केवल की, तो केवल संस्कृत और उर्दू, यानी कि संस्कृत और उर्दू दोनों विषयों को पढ़ने वालों को गिनना है, और ना तो एक को गिनना है ना ही 3 को गिनना है, केवल 2 विषय पढ़ने हैं, संस्कृत और उर्दू। तो संस्कृत और उर्दू इनको गिनेंगे हम, जो कि हमारा ये है, ये देखिए 12 है, लेकिन ये जो 6 है वो संस्कृत और उर्दू तो है, लेकिन ये सामान्य विज्ञान भी है, तो हमें सामान्य विज्ञान वालों को नहीं गिनना है, सिर्फ इनको गिनना है। तो ये हमारा 12, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो हमारा ए ऑप्शन वो सही है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही, और अगला हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि पार्ट 3 रहेगा वेन आरेख का। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको बाकी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। डेली हमारा ये सीरीज़ रहता है, और एक चैप्टर जो है उसकी पार्ट में हमारा कोई ना कोई वीडियो जो है ज़रूर से आता है। आप देखते रहिए, बने रहिए, और अपने साथियों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, और जो भी आप यूज़ करते हैं एप्लीकेशन, शेयर इट, शेयर चैट, उन सभी पर इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद दोस्तों।